कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय हींग वाला। तो ये एक कहानी है बच्चों। हमें अमीर, गरीब और जाति धर्म का भेद क्यों नहीं करना चाहिए? हमें सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? सांप्रदायिक सौहार्द यानी कि मिलजुल कर रहने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? इस पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा बच्चों। तो आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने बताया है कि हर कौम के यानी कि हर समुदाय के कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, मगर अधिकांश लोग भले ही होते हैं। भले यानी अच्छे होते हैं। वे जिसके भी संपर्क में आते हैं गहरी छाप छोड़ने में सफल रहते हैं। इस कहानी का नायक हींग वाला पाठक भी एक ऐसा ही भला इंसान है जो उन बच्चों को मौत के मुंह से बचाता है जो उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं कहानी हींग वाला पठान की। अम्मा हींग लेगा, कहता हुआ एक खान लगभग 35 साल का आंगन में आकर रुक गया। तो बच्चों, हींग आपको पता ही होगा, अक्सर हमारी मम्मियाँ जब सब्जी बनाती है तो हींग का छौंका जरूर लगाती है। क्यों लगाती है? ताकि हमारे पेट में दर्द ना हो, हमारा पाचन क्रिया सही रहे। तो यहाँ भी एक हींग वाला था जो हींग बेचता था। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर नीचे रख दिया, उसके बाद और मौलश्री के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। मौलश्री यानी कि एक ऐसा पेड़ जो सदाबहार रहता है, हरा, हमेशा हरा भरा रहता है। तो वो पठान आकर उसके नीचे बैठ गया। भीतरी बरामदे में एक 9-10 वर्ष के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा। वह जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा, हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। यानी कि हींग वाला बोला, हींग ले लो, क्योंकि मैं अगर अपने देश चला गया तो मैं बहुत दिनों बाद आऊंगा। सावित्री इस हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई घर से हाथ धोकर वह बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन भी तो हुए नहीं जब तुमसे हींग ली थी। खान ने जैसे सावित्री की बात सुनी ही ना हो उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है। यानी वो कह रहा है कि मेरे को अभी तक कोई खरीदारी किसी ने की नहीं है मुझसे, तो मेरी बोहनी कर दो, यानी मुझे पैसा दे दो, तुम कुछ खरीद लो। 1 ही तोला ले लो, यानी कुछ ग्राम ही ले लो, पर लो जरूर, हम देकर जाएगा। यानी कि हींग वाला सावित्री को कह रहा है कि मेरी थोड़ी बोहनी कर दो और हींग ले लो, मैं देकर चला जाऊंगा। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे बड़े कई डिब्बे खोलकर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी न पाई थी कि उसने त्वरित गति से एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा। यानी कि उसने बहुत तेजी से एक डिब्बा सावित्री की तरफ सरकाया, यानी कि खिसकाया और बोला, तुम और कुछ मत देखो माँ, ये हींग 1 नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। यानी कि पठान ने बोला कि तुम कुछ और मत देखो, इस हींग को देखो, ये बहुत जबरदस्त है, तुम इसी को जरूर लेना, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। सावित्री बोली, पर मैं इतनी हींग लेकर करूंगी क्या? ढेर सी पहले से रखी है, यानी बहुत हींग ले रखी है मैंने तुमसे, और हींग क्यों लूं मैं? खान बोला, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर है पड़ी रहेगी, फिर आज हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। तो खान बोला कि अरे अम्मा ले लो हींग, घर में रख लेना, मैं चला जाऊंगा, फिर मैं बहुत टाइम बाद आऊंगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोड़ने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तौल ले जा रहा है। जब खान ने हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेनी है, चलो माँ भीतर चलो। यानी कि सावित्री के बच्चे बोले कि इस खान से हींग मत लो माँ, क्यों ले रही हो जबरदस्ती। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। उसने हींग की पुड़िया उठा ली और 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने लाकर खान को दे दिए। खान
सलाम करके चला गया। सावित्री के बच्चों को माँ की ये बात अच्छी नहीं लगी। वे तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को तो इतने पैसे दे दिए, अभी हम मांगे तो कभी ना दे। 6 साल का छोटा बच्चा बोला, भैया माँ से पैसे मांगो, हम लोग मलाई का बर्फ खाएंगे। बड़े बेटे ने यानी बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को यूं ही इतने पैसे दे दिए, हींग की जरूरत नहीं थी। इसके आगे से कुछ कहने का साहस ना हुआ, पर छोटे के कानों में मलाई के बर्फ वाले की आवाज गूंज रही थी, मलाई का बर्फ, ठंडा बर्फ। वह माँ से बिगड़कर बोला, दो माँ, 6 आने पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। यानी कि बच्चों ने जिद कर ली कि हम तो अब मलाई के बर्फ वाली चीजें खा के रहेंगे, हमें भी पैसे दो। 8 साल की लड़की भी गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसा ना मांगो, वे तुम्हें ना देगी। उनका बेटा तो वही खान है, हम नहीं हैं। यानी कि वो लड़की बोली कि माँ तो पैसा सिर्फ खान को देती है, हमें क्यों देगी। सावित्री को बच्चों की इन बातों पर हंसी आ रही थी, किंतु उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो हटो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को क्यों दिए हैं। सावित्री ने कहा, अच्छा चलो, पहले खाना खाओ, फिर रुपया तुड़ा कर 6 आने दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगने लगा। रुपए में 16 आने, 6 आने रतन लेगा, 6 मुन्नी। छोटे के लिए तो 4 आने ही बचेंगे। छोटा बिफर गया, यानी कि बोलने लग गया, कभी नहीं, मैं 6 आने लूंगा। यदि मुन्नी ने 4 आने लेना स्वीकार न कर लिया होता तो दोनों भाइयों में तकरार की नौबत आ गई होती। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में दंगे हो गए। दंगे यानी मार पिटाई, झगड़े शुरू हो गए थे। बहुत से लोग मारे गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। इससे खान लोगों ने बड़ा उत्पाद मचाया, यानी कि उनके बीच में हड़कम फड़कम मच गई कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि क्यों खान मारे गए। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। फिर सोचती, मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे। परंतु न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाया करते। यानी कि सावित्री को लगा इस दंगे में कहीं वो हींग वाला न मर गया हो। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी। तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहीं रुको। उत्तर मिला, हींग है हींग, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान देश को गया था अम्मा, परसों यानी परसों लाटा हूँ, ऐसा खान ने सावित्री को बोला। सावित्री ने बताया, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हुआ। खान बोला, खान भी सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री ने पूछा, खान दंगे की खबर सुनकर तुम भी हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? यानी दंगे हो रहे थे फिर भी तुम आ गए, तुमने डर नहीं लग रहा था क्या? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। इसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हींग तौलकर सावित्री को दे दी। छटांग यानी थोड़ी सी। चिल्लर दोनों में से किसी के पास ना थे। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा कहता हुआ खान सावित्री को सलाम करके चला गया। यानी कि हींग के पैसे देने के लिए सावित्री के पास थे नहीं, तो खान ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार दे देना, और हींग देकर वो चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार है। होली पर दंगा हो चुका था, अभी किसी प्रकार के दंगे की आशंका ना थी, यानी कि जरूरी नहीं था कि अब दंगे हों। शहर में सब जगह शांति थी। हिंदू होली न जला सके थे, इसलिए दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था।
सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री स्वभाव से ही भीरू थी, यानी कि डरती थी। फिर भला बच्चों को कैसे भेज देती। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का प्रलोभन दिया, यानी उनको लालच दिया, पर बच्चे ना माने सो ना माने। यानी कि सावित्री नहीं चाहती थी कि वो काली का जुलूस देखने जाएं। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने भी कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर लिए आता हूँ। मोहल्ले के और लोग भी तो गए हैं। और श्यामू ने कई कल्पित नाम गिना दिए। यानी श्यामू ने कहा कि मैं जा रहा हूँ ना, तो तुम बच्चों को भेज दो मेरे साथ। विवश लाचार सावित्री को इच्छा न होते हुए ही बच्चों को भेजना ही पड़ा, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे। बच्चे तो खुशी खुशी जुलूस देखने गए और इधर सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए। अब घर में वह थी और उसका साल भर का गोदी का बच्चा। यानी कि सावित्री को डर लग रहा था। उसने बच्चे भेज तो दिए, लेकिन सोच रही थी कि सही सलामत मेरे बच्चे वापस आ जाएं बस। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा भी करने लगी। कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। देखते देखते दिन ढल गया, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे ना लौटे। अब सावित्री को ना भीतर चैन था ना बाहर। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आई। उन आदमियों से पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना। एक आदमी ने बताया, दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। पुलिस ने गोली चला दी है, लाशों के मारे सड़क बंद हो गई है, हजारों आदमी मर गए। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए, यानी कि बहुत डर गई सावित्री। अब क्या करें? उसने उन्हीं में से एक देहाती से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के हैं 1 लड़की है, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। उस देहाती ने जवाब दिया, का हम तुम्हारे बच्चन का पहचानित है माँ जी, क्या मैं तुम्हारे बच्चों को पहचानता हूँ? फिर जान से प्यारा कुछ हो ना ही होत, यानी कि जान से प्यारा कुछ नहीं है। जी हाँ, इतनी गोली चली रही है, घोड़ा दौड़त है, को मारन को जावे, इनाम देव चाहे खजाना उलट देव, कऊ ना जाए। यानी कि देहाती ने बोला कि मैं तुम्हारे बच्चों को पहचानता तो हूँ नहीं, सब मारे जा रहे हैं, मैं ऐसे इनाम का क्या करूँगा जब मेरी जान ही नहीं बचेगी। सावित्री ने सोच में लग गई, सच तो है, इतनी भीड़ में भला ये देहाती मेरे बच्चों को खोजता भी कैसे? उससे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना ही भूल थी, पर करे भी तो क्या करे? आखिर उसने बच्चों को अकेले भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना ना भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। अगर वे ना भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते? और वह श्यामू जब देखो तब अपनी टांग अड़ा देता है, अभी दिखाकर लाता हूँ माँ जी, और उसका अभी तक हुआ ही नहीं। यानी अपने ही मन में सावित्री बात कर रही थी कि मैंने भेजा ही क्यों श्यामू के भरोसे। सावित्री का हाल बेहाल। पति शहर में है नहीं, वह खुद गोद के बच्चे को अकेला छोड़कर जा नहीं सकती। मोहल्ले में कोई बड़ा सियाना दिख नहीं रहा, सब के सब कहीं अटके पड़े हैं। आखिर सहायता के लिए कहे तो किससे कहे? बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ निर्वता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौट कर न आए, और शायद उसके बच्चे लौटकर न आएंगे। सावित्री ने मन ही मन यह कल्पना की और हताश होकर सोए हुए बच्चे के पैताने जाकर गिर सी पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो, और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई दिया, अम्मा। यानी कि उसे लगा कि ये शब्द मैंने पहले भी सुना है। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, बखत अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। यानी कि खान ने बोला कि ये समय अच्छा नहीं है, ऐसे दंगों में बच्चों को मत भेजो। फिर सावित्री को खान से ही मालूम हुआ कि दंगा जरूर हो गया था। पुलिस को झूठे फायर भी करने पड़े।
अलबत्ता दंगे के दौरान मरा कोई नहीं, कुछ लोग घायल हुए हैं, वे भी पुलिस की गोली से नहीं, पत्थरों से। अब सब जगह शांति है। सावित्री को खान ने सारी बातें बताई। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा, खान बहुत अच्छा है। दंगा होते ही श्यामू तो हमें छोड़कर भाग गया। खान ने ही हमें बचाया, वरना हमें भी चोट आती। छोटे बच्चे ने सारी बात अपनी माँ को बताई। सावित्री ने पूछा, अच्छा, अब तो खान से हींग लेने दोगे? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ, जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपक कर कहा, नहीं, दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है, भाई। तो बच्चों, ये कहानी लिखी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यही बताया कि कोई फेरी वाला जो आता है, हर फेरी वाला बुरा नहीं होता। कुछ फेरी वाले या कुछ जो बेचने सामान आते हैं वो अच्छे स्वभाव के भी होते हैं। इसीलिए हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और घर में अगर माँ कुछ बोले तो जिद नहीं करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। आइए पढ़ते हैं लेखिका का परिचय, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। महादेवी वर्मा की सहपाठिनी रही सुभद्रा जी किशोर अवस्था में ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 9 वर्ष की उम्र में नीम के पेड़ पर लिखी कविता मर्यादा पत्रिका में छपी। जब 9वीं कक्षा में थी तभी इनका विवाह हो गया, इसलिए पढ़ाई बीच में ही छूट गई। इनके पति श्री लक्ष्मण सिंह चौहान भी स्वतंत्रता सेनानी थे। कई बार तो दोनों जेल में होते थे और परिवार निसहाय। सुभद्रा जी का रुझान प्रेरणात्मक कविताओं और गद्य लेखक में था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मुकुल कविता संग्रह, बिखरे मोती कहानी संग्रह, सीधे साधे चित्र, संस्मरण और त्रिधारा। राखी की चुनौती, जलियांवाला बाग हत्याकांड में बसंत, यह कदम का पेड़, झांसी की रानी की समाधि पर, खूब लड़ी मर्दानी आदि इनकी चर्चित कविताएं हैं। यानी कि ये सब इनके लेख हैं जो इन्होंने लिखे हैं। ये कभी कविता भी लिखती थी तो कभी कहानियां भी। 15 फरवरी 1948 ईस्वी को सिवनी में एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, ये था परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।